धाममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरता कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निरापक महर्षि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आर्यका संघ की। ये वर्कशॉप यहाँ नागपुर में पहली बार लगी है। कई लोगों के मन में तरह तरह की जिज्ञासा पैदा हो रही है कि महाराज जी यहाँ पे होने वाला क्या है। अभी हमारा चातुर्मास सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में हुआ था। वहाँ प्राय एवरी वीकेंड में हर सैटरडे संडे को अलग अलग टॉपिक्स पर वर्कशॉप लगा करते थे। वर्कशॉप और कुछ नहीं है, जो धर्म आप शास्त्रों में पढ़ते हो, जिसका स्वाध्याय आप करते हो, प्राय आप लोगों का दृष्टिकोण, श्रावकों का दृष्टिकोण शास्त्र पढ़ने का सिर्फ नियम को पालन करने का रहता है। और जब कहीं ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता होती है तो उसमें पहला, दूसरा और तीसरा नंबर लाने का होता है, गिफ्ट को पाने का होता है। उद्देश्य व्यक्ति प्राय समझ नहीं पाता। तो उद्देश्य यह है यहाँ पर इस वर्कशॉप को लगाने का कि जो भी हमने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है, मंदिर आकर के प्रभु की पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतर करके आ जाए। धर्म मात्र मंदिर तक सीमित रहने तक का कार्य नहीं है, अथवा नियम पालन करना, आधा घंटा स्वाध्याय करने का नाम नहीं है। जो भी हम क्रियाएं दिन भर में करते हैं, श्रावक आप लोग करते हैं, उन क्रियाओं का परिणाम व्यवहार में झलकना चाहिए। तो जहाँ बिहेवियर में, व्यवहार में झलकने लगता है तो स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि धर्म आत्मसात हुआ है। धर्म हमारे जीवन को सुंदर बनाता है, धर्म हमारे व्यवहार को निर्मल बनाता है, और सबसे बड़ी बात, हमारे मन को कषायों से रहित करता है। यदि रहित नहीं भी हो पा रहा है तो व्यक्ति की कषाएं कम अवश्य होगी। धर्म करने से और एक सबसे बड़ा जो लाभ होता है, आपस में ट्यूनिंग उनकी बहुत अच्छी हो जाती है, एक दूसरे से बॉन्डिंग व्यवस्थित हो जाती है, और मन में जो बैठा हुआ वैर आदि का भाव है, ईगो का, अहम का भाव है, वह छूटता चला जाता है। आज व्यक्ति बाहर से तो बहुत कुछ धर्म कर रहा है, लेकिन धर्म करने का फल उसके जीवन में नज़र नहीं आ रहा है, और उसी का परिणाम है कि व्यक्ति अंदर से बहुत व्यथित है, तनावपूर्ण जीवन शैली को वह जी रहा है। छोटी छोटी घटनाएं उसके जीवन में घटित होने लगती हैं तो उसको घबराहट उतनी ही अधिक होने लगती है। वो आपस में सामंजस्य बैठा करके नहीं रह पा रहा है,
छोटी छोटी विकल्प को लेकर के वह बहुत कुछ एक्सट्रीम तक पहुंचने लगता है, जो होना नहीं चाहिए। जिसे हम धर्म में कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन बैलेंस बनना चाहिए, सुव्यवस्थित बनना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ लिखा है, आध्यात्मिक ग्रंथों को रच कर के दिया है। जब उन श्रावकाचार अथवा आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आज वर्तमान में बड़े बड़े मैनेजमेंट जो गुरु होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, कुछ अलग तरीके से उन्हीं बातों को सबके सामने रखते हैं। कुल मिलाकर के इस प्रैक्टिकल वर्कशॉप में करना क्या है, हमें अपने परिणामों को संभालना सीखना है और हम विकल्पों से, निमित्तों से प्रभावित न हों, परिस्थितियां हम पर हावी ना हो, हर परिस्थिति का हम अच्छे से सामना करना सीखें। विशेषकर जब संबंधों की बात आती है, रिलेशनशिप्स की बात आती है, आज व्यक्ति सब कुछ कर रहा है लेकिन उसके रिलेशनशिप्स एक दूसरे से व्यवस्थित नहीं रह पा रहे हैं। तो संबंधों में सुव्यवस्थितपना कैसे आए, हम अपने इमोशंस को संभालना कैसे सीखें, हम अपने इमोशन को पढ़ना कैसे सीखें, हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, हम उन्हें समझना कैसे सीखें और समझ करके उसके पहचान करके फिर हम एक्सेप्ट करना कैसे सीखें। ये प्रक्रिया यहाँ पर इन 2 दिनों में सीखने के लिए और समझने के लिए यहाँ पर मिलने वाली है। जो व्यक्ति इसे समझ लेगा वो हर क्षेत्र में बैलेंस स्वतः ही बनाने लगेगा, और जहाँ इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है वहीं पर तनाव के क्षण उत्पन्न होने लगते हैं। आज हर व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते चले जा रहा है, टेंशन में ही उसका जीवन बीतते चले जा रहता है, या तो उसे आगामी काल की बहुत सारी चिंताएं सताते रहती हैं, अथवा एक डर का भाव उसके मन में हमेशा पैदा ही होते रहता है, कहीं कुछ हो ना जाए। तो आज का जो टॉपिक है वर्क लाइफ बैलेंस। बैलेंस का अर्थ तो आप समझते हो ना? नहीं समझते? संतुलित जीवन को बनाना, संतुलन रखना। संतुलन किसमें? आपके वर्क क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, और संतुलन आपके लाइफ में। जहाँ थोड़ा सा भी असंतुलन खड़ा हो जाता है वहीं गड़बड़ी शुरू हो जाती है। आपने कार देखी होगी, यदि उनके व्हील्स प्रॉपर अलाइन न रहें तो क्या होता है? 1 मिलीमीटर भी डिफरेंस आ जाता है उनके व्हील्स में, एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है। तो देखने में आता है कि 1 मिलीमीटर की तो बात है, पर वो 1 mm की बात नहीं होती है, वो बहुत बड़े खतरे को पैदा कर सकती है। जब कोई सर्कल ड्रॉ किया जाता है, उसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाती है, इसकी रेडियस, और एक दूसरी लाइन ड्रॉ करे, लेकिन थोड़ा सा अंतर, मामूली सा अंतर होता है, लेकिन जैसे जैसे वो पेरीफेरी की ओर पहुंचने लगती है, नहीं परिधि की ओर वो लाइन पहुंचने लगती है, तो वो अंतर, गैप बढ़ता चला जाता है। उसे आप समझने की कोशिश करें। जब कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ईंट की दीवार उठाई जाती है, यदि दूसरी लेयर थोड़ी सी डेविएट हो जाती है तो ऊपर आते आते तक वो दीवार बहुत ज़्यादा तिरछी हो जाती है। स्टार्टिंग पॉइंट में वो समझ में नहीं आता है, लेकिन लास्ट पॉइंट में जाकर के समझ में आता है कि उसमें कितना तिरछापन आ जाता है। तो हमेशा हमें चेक करते रहना चाहिए
हर स्टेज पे चेक करते रहना चाहिए हम कहाँ इम्बैलेंस होते चले जा रहे हैं। अब हम शास्त्रों के अनुसार यदि समझने की कोशिश करें तो आचार्य भगवंतों ने भी कहा है एक श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने विभाजन किया है। 3 पुरुषार्थों का विभाजन किया है, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ। यानी उसके जीवन में पूरा पीरियड, उसका काल तीनों में इक्वल प्रोपोर्शन में विभाजित होना चाहिए। धर्म के लिए भी उतना ही समय, अर्थ पुरुषार्थ के लिए भी उतना ही समय, और अपनी डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करना है तो अन्य सारे कार्य के लिए, काम पुरुषार्थ के लिए भी उतना ही समय। आपके जीवन में तीनों पुरुषार्थ में बैलेंस बना रहता है। यदि हम भारतीय संस्कृति को देखने की कोशिश करें तो वहाँ पर भी उन्होंने विभाजन किया है। हर एक का जीवन चक्र जो है 4 आश्रम में विभाजित किया है। कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। हर जगह बैलेंस की बात होती है। जब हम मुनि महाराज के जीवन को देखते हैं तो मूलाचार ग्रंथ में आता है जो साधु होते हैं उनकी पूरी जीवन यात्रा 6 खंडों में विभाजित है। दीक्षा काल, शिक्षा काल, गणपोषण काल, आत्म संस्कार काल, संन्यास काल और औत्तमार्थिक काल ने हर जगह उन्हें डिवीज़न करके बताया कि कितना समय वो अपने उस वैराग्य को बढ़ाने में, फिर शिक्षण को ग्रहण करने में, फिर स्वयं की आत्मा के पोषण में लगे, फिर गण पोषण में, यानी अपने जो चतुर्विध आराधना है वही उसका गण मानी जाती है, उसी का गण पोषण करे, आत्मा के संस्कार करे और जीवन के अंत में औत्तमार्थिक संस्कार करे। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बच्चों के स्कूल का भी टाइम विभाजित होता है, एक एक लेक्चर का टाइम, एक एक पीरियड का टाइम विभाजित होता है कि नहीं? जब हम नेचर को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, प्रकृति में रहने वाले जितने भी पशु पक्षी होते हैं उनका पूरा जीवन चक्र विभाजित रहता है, प्रॉपर तरीके से बैलेंस होता है। उनका उठने का समय, उनके सोने का समय, उनके आकाश में विचरण करने का समय, उनके भोजन करने का समय और भोजन छोड़ने का समय, वो पूरा बैलेंस होता है। लेकिन एकमात्र मनुष्य ही ऐसा है जो पढ़ा लिखा समझदार होकर के भी सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस रहता है। देखना प्रकृति में, नेचर में कोई पशु पक्षी उनकी लाइफ में कभी इम्बैलेंस नहीं होता है। उनके उठने का टाइम सूर्योदय से पहले है तो उठ जाएंगे, वो सूर्यास्त का टाइम आएगा तो सब अपने अपने घोंसले में, अपने अपनी गाय जो है सार में चले जाएंगी। जबकि वे कभी पढ़ते लिखते ही नहीं, कोई उन्हें सिखाता नहीं है। सिखाता? कोई स्कूल में जाकर के कहीं ट्रेनिंग नहीं होती, कोई टीचर नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई गुरु नहीं, लेकिन पूरे वो नेचर के अनुसार, प्रकृति के अनुसार चलते हैं। उनकी हर एक्टिविटी पूरी बैलेंस तरीके से चलती है। किस ऋतु में कैसा भोजन करना, कब भोजन करना, कब छोड़ देना। इवन जब वो पशु बीमार पड़ते हैं तो जानते हो कैसे अपने आप को ठीक करते हैं? सबसे पहले वो भोजन त्याग करते हैं, बिल्कुल। और उन्हें पता है भोजन छोड़ने से उनका रोग ठीक हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। लेकिन एकमात्र मनुष्य एक ऐसा प्राणी है वो हर क्षेत्र में इम्बैलेंस बना करके चलता है। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, वहां पर भी सब कुछ प्रॉपर बैलेंस रहता है, किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी करना है। लेकिन जैसे ही वो घर आता है सब कुछ गड़बड़ा जाता है। और जो बच्चों के, बालकों के पालक हो जाते हैं तो उनका तो कहना ही क्या। सबसे ज्यादा इम्बैलेंस उनकी लाइफ में होता है कि नहीं? आप लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए कितना टाइम देते हैं और अपने वर्क कल्चर के लिए कितना टाइम देते हैं? महिला वर्ग भी ऐसा नहीं है, वे भी लगे रहती हैं। कहाँ लगे रहते हैं? प्रॉपर बैलेंस है आपकी लाइफ में?
जो आप गृहस्थी के कार्य कर रहे हैं, रसोई के कार्य कर रहे हैं, है बैलेंस? आपको पता है कितना समय रसोई के लिए, कितना समय किचन में देना चाहिए, कितना समय अन्य घर के कार्य के लिए, कितना समय अपने बच्चों के लिए, कितना समय अपनी फैमिली के लिए, कितना समय अपने बड़ों के लिए, कितना समय आप धर्म के लिए। कितने लोगों ने अपने लाइफ के साइकिल को विभाजित किया है? एक पूरी ओवरऑल होल लाइफ के साइकिल को विभाजित करना है, फिर बाद में डे टू डे लाइफ के साइकिल को विभाजित करना है। ऐसे एग्जाम होती ना, एक फाइनल एग्जाम होती है, फिर क्वार्टरली अथवा हाफ ईयरली एग्जाम होती है, फिर मंथली एग्जाम होती है, फिर वीकली एग्जाम होती है, और एक डेली एग्जाम भी होती है। ऑल ऑफ सडन जो होती है, सडन टेस्ट भी हो जाती है, होती है कि नहीं? तो उनका पूरा साल भर का पैटर्न जो है पूरा प्रॉपरली बैलेंस रहता है, विभाजित रहता है, लेकिन वह सिर्फ फोर्सफुली विभाजित रहता है, तो उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन जब पढ़ लिख लेते हैं, अपने घर गृहस्थी में आ जाते हैं, अथवा बिजनेस में लग जाते हैं, अथवा जॉब में चले जाते हैं, तो वहाँ उनकी लाइफ में इम्बैलेंस हो जाता है। आप यदि एक्सरसाइज कर रहे हैं मॉर्निंग में उठ के, मान लीजिए आप सिर्फ राइट हैंड की एक्सरसाइज अच्छे से प्रॉपरली कर ले, लेफ्ट हैंड की का ध्यान नहीं रख रहे, तो क्या हो जाएगा? एक पोर्शन तो पावरफुल हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, लेकिन दूसरा पोर्शन कमजोर रह जाएगा कि नहीं? कभी देखना, जब इनका ऑपरेशन होता है, हड्डी का ऑपरेशन पैर आदि में हो जाता है, थोड़ा सा अंतर रह जाता है तो वो चल नहीं पाते प्रॉपर। कई ऐसे ऑपरेशन फेल हो जाते हैं, जब जॉइंट्स को प्रॉपर बैठाया जाता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए हड्डी में, तो उसकी पूरी चाल लाइफ टाइम के लिए बिगड़ जाती है। अन्य केसेस में हमें सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जीवन के क्षेत्र में, लाइफ के क्षेत्र में बिल्कुल भी व्यक्ति केयर नहीं करता है। सबसे ज़्यादा केयरलेस रहता तो इस क्षेत्र में रहता है, जबकि सबसे ज़्यादा केयरफुल होना था तो अपनी लाइफ के संबंध में होना चाहिए था। लेकिन सबसे ज़्यादा व्यक्ति असावधानी करता है तो अपने जीवन के क्षेत्र में असावधानी करता है, वहीं वो बैलेंस नहीं बना पाता है। जितने लोग आप लोग बैठे हैं, कितने लोगों की लाइफ में बैलेंस है? काम कितना करना, वर्क लाइफ में, जीवन जीने के में कितना बैलेंस है? क्या आपने डिसाइड किया कुछ? डेली हम कितना समय अपने काम के लिए, अब आप लोग प्राय बिजनेसमैन हो, कोई टाइम है सेट आपके बिजनेस का, दुकान का? कोई टाइम है? जब तक ग्राहक है तब तक बड़ा जब तक कस्टमर आ रहे हैं तब तक लगे, है ना? नहीं, आपका जो है बैलेंस कस्टमर से। देखो, व्यक्ति अपना पर्पस ही भूल गया है, जीवन का उद्देश्य ही उसका गौण हो गया है, उसे पता ही नहीं। आपका हर एक का व्यक्ति का उद्देश्य जो है क्या है? पैसा कमाना। पैसा कमाना है ना। कितने लोगों का उद्देश्य जीवन का है कि अच्छे से जीवन जीना है, सुख शांति पूर्वक, टेंशन फ्री होकर के, स्ट्रेस फ्री होकर के निश्चिंत जीवन जीना है। जीवन में, लाइफ में कुछ मिलना चाहिए, सुकून, एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। कितने लोगों का उद्देश्य है ये बताइए? कितने लोग? किसी का भी उद्देश्य सेटिस्फेक्शन नहीं है, शांति, सुख शांति नहीं है। सबका उद्देश्य है, सबने क्या सोच करके रखा है? जो जॉब कर रहा है 1 CR का पैकेज होना चाहिए, जो बिजनेस कर रहा है टर्नओवर है 5 करोड़ का होना चाहिए इस साल, 10 करोड़ का होना चाहिए टर्नओवर। आपने ये तो बना करके रखा है टर्नओवर 20% एवरी ईयर बढ़ना चाहिए, 10% बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी सुख शांति हर साल बढ़नी चाहिए। ये कितने लोगों ने सोचा है? हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकें, टेंशन फ्री जी सकें। लगे हमने जन्म लिया है तो कुछ अच्छा सा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। इस पर्याय को पाया है तो हम उसकी सार्थकता सिद्ध कर रहे हैं। बताइए, हम उनकी बात कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो अपने फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं, बिजनेस के फील्ड में जिन्होंने बहुत अचीव किया है, बहुत पैसा कमाया है।
घर बना लिए, गाड़ियां हैं, कोई कमी नहीं है आपके पास सुविधाओं की, कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी कमी है जो मिलना चाहिए था, जो पाना चाहिए था, वो नहीं पाया व्यक्ति ने। क्यों नहीं पाया? क्यों? इसलिए कि उसने आज तक सोचा ही नहीं है। किसी से भी उठा करके पूछ लो उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो बताएगा इतना पैकेज होना चाहिए, इतनी कमाई होना चाहिए। क्यों लक्की, कितना लक्ष्य क्या है, कितना टर्नओवर होना चाहिए? 25 करोड़ होना चाहिए। वॉट एवर एक्स वाई जेड, यानी मेंटलिटी क्या बनी है सबकी, मुझे ये करना है, ये करना, वो करना है, इतना घर चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसी सुविधाएं चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं कहता हुआ पाया जाता है मुझे अच्छे से रहना है। आप भले ही कह भी दो अच्छे से, पर आपके अच्छे की डेफिनेशन ही आपको नहीं पता है। मुझसे कहेगा कि मुझे बहुत अच्छा जीवन जीना है, लेकिन सबका अच्छा वर्ड, उसकी डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट, अलग ही प्रकार की है। आपका अच्छा क्या है? इतना पैसा, एक प्लॉट, 2 प्लॉट, एक दुकान, एक गाड़ी, एक एक्सयूवी। किसी के भी अच्छे की डेफिनेशन ये निकल करके नहीं आती है, एक सुकून भरी लाइफ जिसमें मुझे पता है मैं क्यों जी रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। तो जीवन में सबसे पहले इस प्रश्न को उठाना सीखें, हम जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ये प्रश्न नहीं उठेगा अंदर से, हमारी लाइफ में बैलेंस आ ही नहीं सकता। आप जीवन भर दौड़ते रहोगे, भागते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, और कई तो ऐसे हैं 80-80 साल के, फिर भी 8 घंटे दुकान में ड्यूटी देते होंगे। 60-60, 70 साल के होंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो मंदिर आने में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन दुकान में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उनसे पूछे क्यों? मतलब जिंदगी को ही करते करते अब हम कैसे छोड़ दें। ये भी पूछा भाई क्यों कर रहे हैं, किसके लिए? बोले आदत पड़ गई है। पर नहीं, व्यक्ति को एक आदत पड़ गई है काम करने की। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि वो बिजी रहता है, खाली नहीं रहता है, अच्छी बात है। पर आप बिजी हैं तो बिजी क्यों हैं, ये भी तो सोचना चाहिए कि नहीं। आउटकम भी सोचते हैं आप। आपका आउटकम जो है मॉनेटरी टर्म्स में होता है, पैसे के टर्म में होता है। पर पैसे भी क्यों चाहिए, प्रश्न इसका है। जब ये क्यों वाला प्रश्न उठेगा, फिर बाद में अगला प्रश्न आता है कैसे करना, कितना करना, कब तक करना, किस प्रकार से करना, कहां करना। जीवन के प्रश्न 5 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। वाई, व्हाट, वेयर, वेन, वे, विच वे। 5 W's of the life. Why do you want to do this? What do you want? Where do you want? When do you want? And with which way do you want? पहला प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण जीवन का, मैं ये क्यों कर रहा हूं, आप ये क्यों कर रहे हो। करना महत्वपूर्ण नहीं है, यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम क्यों कर रहे हैं। और यह प्रश्न हर जगह एप्लीकेबल होता है, चाहे सांसारिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, और चाहे पारमार्थिक क्षेत्र हो। हमने 2 बातें कही हैं, एक धार्मिक क्षेत्र और पारमार्थिक क्षेत्र। धार्मिक क्षेत्र अलग है और पारमार्थिक क्षेत्र अलग है। श्रावक का परमार्थ पुरुषार्थ नहीं होता है, श्रावक का सिर्फ धर्म पुरुषार्थ होता है, उसका मोक्ष पुरुषार्थ नहीं होता। कभी होता है आपका अर्थ पुरुषार्थ है, काम पुरुषार्थ है और धर्म पुरुषार्थ है, लेकिन परमार्थ पुरुषार्थ वो बहुत ऊंचा वाला पुरुषार्थ है। परमार्थ का पुरुषार्थ का मतलब है मोक्ष पुरुषार्थ। ये तो तब आता है जब व्यक्ति पापों को छोड़ करके इस प्रकार की विचारधारा बनाता है।
तो ये प्रश्न जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप संसार में रह रहे हो, व्यापार कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, आप घर गृहस्थी को संभाल रहे हो, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हो, कभी आपने अपने मन में उठाया क्यों कर रहे हैं हम? कितनों ने ये प्रश्न उठाया? क्यों? मंत्री जी क्यों कमा रहे हो? दान देना, अभी बोल ही ली इसका आजीविका चलाने के लिए। झूठ, एकदम झूठ। पेट भरने लायक तो हर कोई कमा लेता है। इस प्रश्न को उठाना सीखें। वर्क लाइफ बैलेंस की, चूंकि यहां पे टॉपिक रखा है, वो वर्क लाइफ बैलेंस क्यों नहीं आता है जीवन में? वो इसलिए नहीं आता है कि हम यही नहीं सोचते कि हम क्यों कर रहे हैं। अब जब ये मन में प्रश्न उठने लगेगा क्यों, तो वो व्यक्ति स्वतः ही अपने आप उन रास्तों को खोजने लगेगा कि कैसे करना है ताकि बैलेंस आए, कब कब करना है ताकि बैलेंस आ जाए, कितना करना है ताकि बैलेंस आ जाए, कहां करना है। फिर उत्तर आप स्वयं खोजते चले जाओगे और आप अपने जीवन में उस उद्देश्य को भी पूर्ण करते चले जाओगे। आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लगेगा कि हम कुछ पा रहे हैं, लगेगा कि हम जी रहे हैं, एक आनंद मिलेगा, एक अनुभूति होगी। नहीं है तो जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी। बीमार तो शारीरिक रूप से बनोगे ही और मानसिक रूप से और अधिक बीमार होते चले जाओगे। आप जो भी बिजनेस करते हैं क्यों कर रहे हो? आप जॉब कर रहे हो क्यों कर रहे हो? आप घर गृहस्थी का काम कर रहे हैं क्यों कम कर रहे हो? आप बच्चों को पाल रहे हैं क्यों पाल रहे हो? जो भी आप क्रिया कर रहे हो XYZ, कभी ये प्रश्न उठाया अपने मन में? कितनों ने प्रश्न उठाया? बस ये प्रश्न उठेगा तो हमें अपने आप सही रास्ता मिलता चला जाएगा। और जब तक ये प्रश्न नहीं उठेगा हम जो भी करते तो रहेंगे, मना नहीं है, लेकिन हमें यही नहीं पता चलेगा हम आखिर क्या चल रहा है। कई लोग जीवन भर बड़े कंफ्यूज ही बने रहते हैं, उनको खुद ही नहीं समझ में आता है। कई लोग होंगे ऐसे, और हम उनकी बात कर रहे हैं जो धर्म करते हैं, उनकी भी बात कर रहे हैं। उठाना सीखो इस प्रश्न को अपने मन में। बस ये प्रश्न उठ गया तो सारे जो अव्यवस्थित पना है, हमारे जीवन का असंतुलन है, वो अपने आप दूर होता चला जाएगा। और ये प्रश्न नहीं उठेगा तो हम किसी एक लीक में ही भागते चले जाएंगे। जैसे कई लोग हैं, उन्हें एक जुनून होता है पैसे कमाने का, देखना, उन्हें जुनून होता है दुकान खोलने का, दुकान में काम करने का। वो लगे हैं सवेरे 10 से रात के 12 तक लगे रहते हैं, और जब सीजन आता है तो 2-2 बजे तक लगे रहते हैं। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हो? जब प्रश्न उठेगा क्यों, फिर मन में यह बात भी आएगी, आखिर जिंदगी इतनी लंबी चौड़ी निकल गई है, आखिर मैं कब तक करते रहूंगा, किसके लिए करते रहूंगा? कभी अपने लिए भी तो सोचो कि नहीं सोचो? अब जब अपने लिए कुछ सोचने की बात आएगी, करने की बात आएगी, तो फिर व्यक्ति स्वतः ही व्यवस्थित होने लगेगा। कोई भरोसा नहीं है कितना है, कितना समय किसका है। अब जितना समय है तो कुछ अच्छा सा कर लिया जाए। फिर वह इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू कर देगा, आत्म विश्लेषण करना शुरू करेगा। जीवन में संतुलन की शुरुआत स्वयं के अध्ययन से होती है, स्वयं के दिनचर्या के अध्ययन से होती है। जो भी आप कर रहे हैं, सवेरे से लेकर शाम तक, रात तक,
कभी ये भी देखने की कोशिश करना कि हमारा दिन कैसे शुरू होता है और कैसे समाप्त हो जाता है। देखा आपने? सोने के पहले सोचते हो कभी? हाँ? रोज हमारा रूटीन यही चलता रहता है, सबका रूटीन वही चलता रहता है जो रूटीन बना हुआ है। शुरू होता है, समाप्त हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। तो स्वयं का अध्ययन करना सीखो, स्वयं का विश्लेषण करना सीखो। हम इस क्यों पॉइंट पर ही आपको जोर देने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये रूट है, ये जड़ है, और जिसने जड़ को पकड़ लिया, जड़ को समझ लिया, फिर उसे कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। वृक्ष वही फलता फूलता है जिसकी जड़ तक पानी अच्छे से पहुंचता है। जड़ को छोड़ करके हर व्यक्ति फूल, पत्तियों, टहनियों, फलों में लगा हुआ है, उसको सजाने में लगा हुआ है, उसकी केयर में लगा हुआ है। नो डाउट केयर कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन हम जड़ की ओर ध्यान न दें, सिर्फ बाहरी में लगे रहें, उसकी पत्तियों में, फूलों में, टहनियों में लगे रहें, तो ज़्यादा समय तक वो सुरक्षित नहीं रहेगा। कदाचित हम बाहर गौण भी कर दें और जड़ में अच्छे से लगे रहे, पानी देते रहे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो जल जो है और पेड़ का पूरा रस जो है हर पत्ती तक, हर डगाल तक, हर टहनी तक, हर फूल तक, हर फल तक अपने आप पहुंच जाएगा। तो ये क्यों जो प्रश्न है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारी बात समझ में आ रही? हो सकता है कई लोगों को समझ में ना भी आए, कई लोग यही नहीं सोच पाएंगे कि मैं क्यों कर रहा हूं। यदि हम आपको आज होमवर्क दे दें, सब जितने वर्कशॉप में बैठे हैं एक होमवर्क दे दें ना, आपकी जिंदगी के इतने साल निकल गए हैं, आप जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। कौन सा प्रश्न है? अब ये कोई शास्त्र में इसका उत्तर नहीं मिलेगा, कोई कॉलेज की बुक में इसका उत्तर नहीं मिलेगा, और यहां तक कि आपके माता पिता भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। आपका पार्टनर भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं को खोजना होगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। अच्छे अच्छे विद्वान जो होते हैं वो भी बहुत पढ़ते हैं। एक संस्मरण सुना देते हैं, रामटेक की घटना है। आचार्य भगवान के पास एक व्यक्ति आया, अराउंड 66 ईयर्स का था, और बहुत बड़ी कंपनी में प्रेसिडेंट की पोस्ट में था, और उसी से रिटायर होने वाला था। आचार्य भगवान के पास आया और आचार्य भगवान को नमस्तु करके बताने लगा कि आचार्य भगवान, मैं उस कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरे हाथ के नीचे हजारों का स्टाफ है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट किए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, स्टेटस की कोई कमी नहीं, सभी लोग मुझे प्राय रोल मॉडल के रूप में मानते हैं। जो नए ज्वाइन करते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है, मुझे तो आप जैसा बनना है। तो आचार्य भगवान ने उनसे प्रश्न पूछा, आपने इतनी सारी बात बताई, आपका इतना बड़ा वैभव है, इतना बड़ा एम्पायर है, इतना पैसा आपने कमाया, ऐसा नाम कमाया, इतनी बड़ी कंपनी को आपने जीरो से लेकर एकदम टॉप में पहुंचा दिया। बोले जब से मैंने ज्वाइन किया मैं इसी कंपनी में था, जब ज्वाइन किया था इस कंपनी की हालत मुझे पता थी क्या थी, लेकिन आज ये टॉप मोस्ट कंपनी में आ गई है। अच्छा से धीरे से पूछते हैं, एक बात बताना, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है?
क्या पूछा आचार्य सिंह ने? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? तो वो सोचने लगा। 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे। आचार्य सिंह ने धीरे से पूछा, प्रश्न कठिन है क्या? हाँ, क्या प्रश्न कठिन हो गया? तो वो व्यक्ति कहता है, बोले आचार्य श्री, मैंने सब कुछ किया, बहुत कुछ पाया, बहुतों के लिए बहुत कुछ दिया, लेकिन मैंने आज तक ये सोचा ही नहीं कि जो मैं कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। इतने सारे आप लोग बैठे हैं, हम आपसे पूछ लें, आप क्यों कर रहे हैं जो भी व्यापार कर रहे हैं? क्या आपने कभी अपने जीवन का उद्देश्य सोचा? जो 60 साल के हो रहे को हैं, रिटायर होने को हैं, जिनके नाती पोते हो गए हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं, सोचा आपने अपने जीवन का उद्देश्य? जो दुनिया की दृष्टि में बहुत बड़ा है, रोल मॉडल है, वह व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। फिर धीरे से कहता, अच्छा श्री, प्रश्न बड़ा कठिन है, सबके बारे में मैंने सोचा लेकिन अपने बारे में ही नहीं सोचा। तो शुरुआत स्वयं से करें। हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? सवेरे से रात तक दुकान में लगे हैं तो क्यों लगे हैं? आप घरों में लगे हुए हैं, घर गृहस्थी को संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, महिला वर्ग जो भी है, जिंदगी निकल गई आपकी, सबको पालते पोसते खिलाते खिलाते निकल गई ना। कई होंगी महिलाएं ऐसी, पूरा जीवन निकल गया होगा उनका। अब शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं होगी कि कुछ कर पाए अच्छे से, कोई बीमारी लग गई होगी, कोई परेशानी आई हुई होगी। क्यों कर रहे हो? विचार करो इस प्रश्न के बारे में। बस ये प्रश्न यदि भीतर से उठना शुरू हो जाएगा, फिर हमारी हर क्रिया में अपने आप संतुलन आ जाएगा, हर क्रिया में अपने आप बैलेंस आने लगेगा। फिर हमें समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, किसी काउंसलर को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी डॉक्टर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं पड़ती उसे। सत्य मानना, क्योंकि अब वो खोजना शुरू करने वाला हो जाता है, उसकी दृष्टि खोजी हो जाती है। तो इस प्रश्न को सभी लोगों को उठाना है और इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे? पड़ोसी से पूछोगे? किससे पूछोगे? कि नकल करोगे? हाँ, तुमने क्या लिखा वही उत्तर मैं भी लिख देता। हाँ, एक बार एक प्रसंग सुनाते, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पर्यूषण पर में 10 दिन शिविर लगता है, ऐसी शीट बढ़ाते हैं। तो हमने कहा कि देखो, आपको अपने जीवन के बारे में लिखना है और अपने अपने जीवन में जो जो गलतियां की हैं उसे महसूस करना है और हर गलती को बताना है। तब एक शिविरार्थी था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसने बाजू वाले शिविरार्थी की कॉपी पूरी नकल कर ली और उसने लिखा था कि मैंने जीवन में ब्रह्म का सेवन किया है, पर स्त्री का भी भोग किया है, तो उसने वो भी लिख दिया। ऐसे तो दिमाग वाले होते हैं। जीवन आपका है और दूसरे से कॉपी करके लिखोगे क्या? करना आपको है, जीवन आप जी रहे हो, ऐसे करोगे?
इस प्रश्न का उत्तर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे पाएगा, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं को खोजना पड़ेगा। इवन आप गुरु से भी पूछोगे तो वो नहीं बताएंगे। आपको निर्णय करना होगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हो। जब ये क्यों उठ जाता है तो फिर व्यक्ति के मन में आता है वो मैं क्या कर रहा हूं। फिर आता है कैसे मुझे करना है। जब कैसे की बात आएगी तो यहां से शुरू होती है उस बैलेंसनेस की बात, है ना। किस प्रकार से करना है, कितना करना है, तो यहां से शुरू होता है टाइम मैनेजमेंट। कितना समय घर के लिए देना है, कितना समय दुकान के लिए देना है, कितना समय धर्म के लिए देना है, कितना समय शरीर के लिए देना है, कितना समय भोजन के लिए देना है। यहां से ओवरऑल उसके जीवन में संतुलन आना शुरू हो जाएगा। हाँ? आ जाएगा कि नहीं। जब हम टाइम की बात करें, कितना, कब तक देना है, कितनी उम्र तक देना है, कहां देना है, क्यों देना है, ये जीवन के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और उन सब महत्वपूर्ण प्रश्नों में से सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है तो क्यों वाला। तो इस प्रश्न को उठाओ, हर व्यक्ति उठाओ। जब आपको मन में ये विचार आया कि नहीं मुझे परिवार के लिए करना, अपने के लिए करना, आत्मकल्याण के लिए करना है, सुख शांति के लिए करना है, टेंशन फ्री होकर के जीना है, तो फिर आप तुरंत सोचोगे जब टेंशन फ्री होकर के रहना है तो इतने घंटे दिन भर में क्यों लगे रहना, दुकानी में इतने घंटे जॉब में क्यों लगे रहना। थोड़ा समय अपने लिए भी निकालूंगा, आत्मा के लिए निकालूंगा, धर्म के लिए निकालूंगा, तो वो धीरे धीरे धर्म पुरुषार्थ भी करने लगेगा, बिल्कुल करने लगेगा। बोलेगा सवेरे 10 से रात के 10 तक मैं वहीं लगे रहता हूँ, मैं कभी फैमिली को देख ही नहीं पाता हूँ। कुछ होते हैं संडे वाले पापा होते ना संडे वाले पापा, संडे वाले पापा, क्योंकि जब वो ऑफिस जाते हैं तो बेटा सोता रहता है, और जब लौट के आते हैं तो बेटा सोता रहता है। संडे को छुट्टी रहती तो संडे को बेटा में पापा को देखता, तो बोले संडे वाले पापा। तो कुछ हैं 9 बजे दुकान चले जाते हैं, रात के 11 बजे लौट करके आते हैं, बेटा उस समय स्कूल चला जाता है। जब बेटा सो जाता है तो पापा लौट करके आते हैं, तो उससे पापा ही नहीं मिलते कभी तो वैसे ही उत्तर देता है वो, तो आप भी संडे वाले पापा तो बोले क्या है, हफ्ते में 1 दिन के लिए समय दे पा रहा हूँ, कभी अपने लिए समय, बच्चों के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ, फैमिली के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ, माता पिता के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ, कभी तीर्थ यात्रा के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ। यानी कुछ ऐसे कोल्हू के बैल होते हैं 24 घंटे नॉन स्टॉप 365/24/7 है ना, कभी एक दिन छुट्टी नहीं है, 24/7/365 साल में लगे हैं। उन्हें पता नहीं क्यों लगे हैं, कई होंगे इसमें से बैठे होंगे, यहां पर भी बैठे होंगे, वैसे यहां तो कम होंगे, क्योंकि जो गुरुओं के पास आ रहा है, प्रवचन सुनने आ रहा है, आहार दान दे रहा है, तो फिर थोड़ा तो समय निकालता है। यहाँ के लोग थोड़े से धार्मिक है ना, थोड़ा समझदार है, क्योंकि जो धर्म पुरुषार्थ कर रहा है तो थोड़ा तो समय निकालता है, थोड़ा तो बैलेंस बनाना जानता है। लेकिन जो ये नहीं कर पा रहा, जो नहीं सोचता है, वो ऐसे ही भाव में बहता चला जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जो मंदिर भी आएंगे लेकिन वो उसी बहाव में बह रहे हैं, कई होंगे इनमें से, उन्हें भी नहीं पता है। वो आएंगे 10 बजे आएंगे, ढोक देंगे, मुट्ठी पर चावल चढ़ाएंगे, 2 मिनट में लौट जाएंगे और अपनी सीधी दुकान, और रात को 10 बजे 11 बजे लौट करके आएंगे और सोएंगे, सवेरे 9 बजे उठेंगे। तो उनकी लाइफ में बैलेंस ही नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं है। वर्क के लिए तो समय है लेकिन लाइफ के लिए समय नहीं है, ना अपनी लाइफ के लिए समय है, ना फैमिली लाइफ के लिए समय है, ना सोशल लाइफ के लिए समय है। फिर कहां वो धर्म की हम बात करें। ऐसे कई होंगे, यहां पे कमी नहीं होगी, होंगे ना ऐसे
700 घर है, बताइए कितने घर में ऐसे मिल जाएंगे लोग जो सिर्फ काम ही काम में उलझे रहते हैं। तो हम वर्क लाइफ बैलेंस बनाना चाहते हैं तो इस क्यों के बारे में सोचिए। जब क्यों आ जाएगा तो फिर टाइम मैनेजमेंट भी अपने आप आ जाएगा। कितना समय दुकान के लिए, कितना समय बच्चों के लिए, कितना समय शरीर के लिए, कितना समय भोजन के लिए, कितना समय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, समाज के लिए, समाज में आना जाना उठना है। जब ये प्रश्न उठेगा तो फिर वो प्रायोरिटी भी डिसाइड करेगा, अब मेरे जीवन की प्रायोरिटी क्या है, मुख्यता क्या है। ठीक है, बिना अर्थ पुरुषार्थ के नहीं चलता जीवन, मानते हैं, पैसा होना चाहिए, क्योंकि आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी कहते थे, वो श्रावक 2 कौड़ी का नहीं जिसके पास 2 कौड़ी नहीं होती है। श्रावक का जीवन चल ही नहीं सकता, यदि कौड़ी नहीं तो उसका जीवन की कोई कीमत ही नहीं होती है। तो कौड़ी नहीं, पैसा आवश्यक है आपका जीवन में, बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता, जानते हैं, मानते हैं। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं, दुकान ही सब कुछ नहीं, वर्क ही सब कुछ नहीं। वर्क के लिए दिन भर में कितना समय, दुकान के लिए कितना समय, फैमिली के लिए कितना समय, स्वयं के शरीर के लिए कितना समय, और फिर आत्मा के लिए कितना समय, समाज के लिए कितना समय। तो ऐसा जीव, ऐसा व्यक्ति प्रायोरिटी डिसाइड करेगा, टाइम टेबल बनाएगा कि मुझे प्रमुखता से कौन सा कार्य पहले करना है। ठीक है, दुकान के लिए करना, कर लिया, फिर बच्चों को समय देना, माता पिता को समय देना, पार्टनर को समय देना, वो प्रायोरिटी डिसाइड करेगा। फिर वो टाइम को मैनेज करना शुरू कर देगा, फिर थोड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेगा, समाज की कार्य का करना है, इसके अनुसार भी वो कार्य करेगा। फिर वो एक्सरसाइज भी आदि भी करेगा, फिजिकल एक्टिविटी भी करेगा शरीर के स्वस्थ रखने के लिए। फिर वो अपने आप खान पान पे कंट्रोल भी करना शुरू कर देगा, नहीं करेगा? फिर उसके लिए जिससे उसका डिस्ट्रैक्शन होता है उससे वो बचने की कोशिश करेगा। कहने का अभिप्राय है उसका पूरा जीवन जो है फिर संतुलित अपने आप होने लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं? वो सब में बैलेंस बना करके चले जाएगा, करेगा कि दुकान के लिए कितना समय दूंगा, मंदिर के लिए कितना समय देना है, पूजा के लिए, अब गुरु आए हैं तो गुरु के लिए कितना समय, आहार दान आदि के लिए कितना समय। तो यहां से जीवन में बैलेंस आना शुरू होता है। तो 2 चीजें हैं, एक आपका कार्य क्षेत्र और दूसरा आपका जीवन क्षेत्र। तो इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ है, न कि इम्पोर्टेंट आपकी दुकान है, आपका व्यापार है, आपकी नौकरी है। ये सब माध्यम है, हमें माध्यम में अटकना नहीं है। मीडियम सो गोल नहीं। एक बात याद रखें, मीडियम सो गोल नहीं, लेकिन गोल ही गोल हो रहा है। गोल ही गोल हो गया ना सबका, गोल ही गोल हो गया है, लक्ष्य ही गोल हो गया है, और मीडियम को सबने गोल बना लिया है। आपका गोल क्या हो गया? पैसा कमाना, ये है ना। किसका सेवा करने का गोल है बताओ? अरे ट्रस्टी नहीं, वो तो ट्रस्टी हो इस कारण सेवा कर रहा है। गोल कहाँ सेवा करना है? यदि ट्रस्टी ना होते तो करते इतना नहीं, तो इसका मतलब सेवा करना गोल कहाँ हुआ? देखना, समझना। आप लोग क्यों आकर रहे हो यहाँ पे, समय क्यों दे रहे हो? अब देखना, आपने नियम लिया रोज पूजा करना, इस कारण आप करने आ रहे हो पूजा। आपका उद्देश्य पूजा करना नहीं, चूंकि नियम लिया इसलिए पूजा करने आ रहे हो। हमारी बात समझ में आ रही? नियम निभा रहे हो इसलिए धर्म कर रहे हो, तो धर्म फलेगा नहीं। अब क्या है, नियम दे दिया महाराज जी ने, नियम दे दिया माता जी ने, अब नियम पत्थे पड़ गया तो पालना ही पड़ेगा। कई लोग नियम निभाने वाले कैसे होते हैं, अब महाराज जी ने माता जी ने नियम दे दिया तो पालना ही पड़ेगा। तो अंदर से खुशी नहीं हो रही उनको नियम पालन करने में। बोले क्यों? अब क्या आहार नहीं लेता तो लेना पड़ा। अब एकदम से अपन छोड़ भी नहीं सकते, तो ले लिया हमने। जबरदस्ती वो ढोते हैं,
क्या अच्छी एक्टिविटी को ढो रहे हैं, उनको आनंद नहीं आ रहा है। और जब तक हमें आनंद नहीं आ रहा है तो समझना वो क्रिया फलती ही नहीं है। इसलिए कहा है भाग्य मेरो उदय आयो, मेरा भाग्य उदय आया, प्रभु के दर्शन कर रहा हूँ। अब भाग्य आया उदय कि मैं धर्म कर रहा हूँ, अब भाग्य उदय आया कि गुरु की वाणी सुनने मिल रही है, अब भाग्य मेरा उदय आया है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसमें मैं समय भी निकाल पा रहा हूँ अपने लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, शरीर के लिए, आत्मा के लिए। यानी जो व्यक्ति बैलेंस अपनी लाइफ में बनाता है उससे हर एक्टिविटी करने में आनंद आता है। नहीं, बिजनेस भी करेगा तो उसे आनंद आएगा, भोजन भी करेगा भी आनंद आएगा, धर्म भी करेगा तो आनंद आएगा, दान भी देगा तो आनंद आएगा। उसे कभी मजबूरी नहीं लगेगी, उसे ढोना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? कई हैं इनमें से, आप में से, जो सब कुछ धर्म ढो रहे हो ना। अब वो क्या कमेटी वाले पीछे पड़े हैं तो मांडला लिखा दिया कमेटी वाले पीछे पड़े थे, एक मूर्ति ले ली है। अब महाराज जी आए तो एक मूर्ति ले ली है। आनंद नहीं आ रहा था, कुछ नहीं फलने वाला, ना आपको मूर्ति फलेगी, ना मंडला फलेगा, ना भक्तामर की आरती फलने वाली है, ना आपका धर्म फलने वाला है। क्यों ढो रहे हैं? तो आवाज आ रही, ढोर। वो बोल रहे हैं कि ढोर है सो ढो रहे हैं, ऐसा कि ढोर जो होता है, ढोर जानते हो क्या होता है? ढोर क्या होता है? नहीं, ढोर किसे बोलते? कौन से जानवर को बोलते ढोर? जो वजन को ढोता है सो वो ढोर कहलाता है। तो कई लोग हैं धर्म को ढो रहे हैं, कई लोग परिवार को ढो रहे हैं, कई लोग व्यापार को ढो रहे हैं, कई लोग नियम को ढो रहे हैं। और किस किस को ढो रहे हो? जो ढोए सो ढोर। व्युत्पत्ति तो ऐसी ही है। तो ऐसे लोगों को जीवन में कभी आनंद नहीं आता, वो अपनी जिंदगी को भी ढो रहे हैं, अपने परिवार को भी ढो रहे हैं, अपने बच्चों को भी ढो रहे हैं। मान करके चलना। जिसकी लाइफ में बैलेंस आ जाता है वो हर क्रिया को करेगा तो उसमें आनंद आएगा। बच्चों के साथ रहेगा आनंद आएगा, उसे परिवार के साथ रहेगा आनंद आएगा, भोजन करेगा मिलके तो आनंद आएगा, मंदिर आएगा तो उसे आनंद आएगा, इवन दुकान जाएगा, ऑफिस जाएगा तो उसे आनंद आएगा। ऑफिस जाने में भी अपना प्रोजेक्ट कर रहा है उसमें भी आनंद आएगा, अपनी ड्यूटी निभा रहा है उसमें आनंद आएगा। लेकिन किसे आता है? जब वो इस प्रकार से अपनी थॉट प्रोसेस को बनाना शुरू करता है। ठीक है, तो आज ये सेशन है वर्क लाइफ बैलेंस का। तो इसके बारे में जितने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए शिवरार्थी ने, आप लोगों को एक किट मिली होगी, मिली है ना? उसमें आपको कुछ बुक पेपर्स भी मिले हैं, उसमें एक वर्क लाइफ बैलेंस का पेपर भी है। तो उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आंसर्स आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आंसर शीट, वर्कशीट इसलिए बनाई गई है ताकि आप आत्म मंथन कर सको, अपने स्वयं के जीवन का अध्ययन कर सको, स्वयं को अच्छे से समझ सको। कठिन लग रहे हैं क्वेश्चन उसमें लिखे हुए? अरे आपके अनुसार वर्क लाइफ बैलेंस का क्या अर्थ है? अब तो समझ में आ गया जो हमने समझा दिया। आपके जीवन में पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ का संतुलन है अथवा नहीं, जो है सो लिखना है, जैसा एज इट इज़ है लिखना है। परिस्थिति, किन परिस्थिति में आपका संतुलन बिगड़ता है, गहराई से सोचें। ये कुछ प्रश्न हैं। अत्यधिक कार्य करने से कौन कौन से मानसिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं? व्यक्तिगत जीवन की अनदेखी करने से संबंधों में कैसे प्रभाव पड़ता है, दरार रिश्तों में आ जाती है। वर्क लाइफ बैलेंस ना होने से आपके स्वास्थ्य में क्या अंतर आता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट का, यानी आप टाइम को कैसे मैनेज कर पाओगे। 5 मिनट बैठो, थोड़ा समझ लो, नहीं तो ये भी ढोना हो जाएगा। हाँ, आपके टाइम मैनेज करना है, यानी आप किस किस के लिए क्या क्या टाइम देने वाले हों। दिन के समय आपको कौन सा टाइम अच्छा रहता है जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है।
आप किस प्रकार से टाइम को मैनेज करते हैं, जैन फिलॉसफी को आप अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके प्रश्न है। आप जैन धर्म के सिद्धांतों को अपना करके कैसे संतोष को प्राप्त कर सकते हैं, अपने संयम को, अपने त्याग बलिदान को, तो ये प्रश्न है। और उसके बाद एक सेल्फ इवैल्यूएशन क्वेश्चन है, यानी आत्म मूल्यांकन वाला प्रश्न है। और जो आप बैलेंस नहीं रख पा रहे तो उसके क्या क्या दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहे हैं, तो ये वर्कशीट है। इन वर्कशीट के प्रश्न के उत्तर आपको स्वयं मंथन करके लिखना है। कोई डाउट तो नहीं है? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं? हाँ, एक कॉर्डलेस ले लो। हाँ हाँ, आप जो भी डाउट है आपको उन प्रश्नों के उत्तर के बारे में अथवा वर्कशीट के बारे में, तो 12:30 को एक सेशन फिर से लगेगा 12:30 से बड़ा 12:30 नहीं, हाँ 12:30 से 1:30 तक जो है एक योग निद्रा का सेशन होगा। आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी बड़ी अच्छी है, बड़ा आनंद आएगा आपको। हाँ, योग निद्रा यानी जागते हुए आप सोओगे। क्या हम कह रहे हैं? पूर्ण जागृत अवस्था में आप सोओगे भी, लेकिन जागृत रहोगे और रिलैक्स रहोगे। यानी शरीर की थकान निकल जाएगी, मन की थकान निकल जाएगी, मन के सारे विकल्प दूर हो जाएंगे। फिर 1:30 को इंटरएक्टिव सेशन रहेगा, 3:30 को भी। 1:30 को कौन सा सेशन है? तनाव मुक्त जीवन। हाँ, 1:30 को जो एक सेशन है, स्ट्रेस फ्री हम कैसे रहें, तनाव को कैसे हम जीते, वो सेशन है। और उसके बाद एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी आपको 3:30 पे कॉर्डलेस लेकर के बोल। नमस्ते महाराज जी। हाँ, नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, कोई पेपर नहीं मिले हमको, सिर्फ एक डायरी मिली है और पेन मिला। हाँ, तो मिल जाएगा। अभी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लेट कराया उन्हें बाद में मिलेगा। हाँ, ये वर्कशीट अभी आप नहीं फिल कर पा रहे या कोई प्रश्न बहुत कठिन लग रहा है, तो हम 3 से 4:30 के बीच में आपको मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे फिलअप करना है। और गुरुजी भी रहेंगे, आप कुछ प्रश्न रहे तो पूछ सकते हैं इस सेशन से रिलेटेड। अभी भी कुछ है तो पूछ सकते हैं, लेकिन समय अभी बहुत कम है। समझ में तो आ रहा है? नहीं, ये और कुछ नहीं, धर्म ही है। धर्म यही तो सिखाता है जीवन में हमें संतुलन आना, बैलेंस बनाना, व्यवस्थित करना, एक दूसरे के लिए कार्य करना, एक दूसरे के लिए जीना, अपने उद्देश्य के बारे में सोचना, आत्मकल्याण के बारे में सोचना। धर्म और क्या होता है? तो कितने बजे आएंगे आप लोग? 12:30 बजे। अब कई लोग इसमें तर्क देंगे, महाराज जी दुकान जाना है, तो जिंदगी निकल गई, दुकान करते करते कुछ नहीं सीख पाए, आज के लिए सीख लेना। तो एक दिन दुकान नहीं जाओगे, लेट जाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखिए, मुनि संघ अभी विराजमान है, कृपया अभी लोग जाए नहीं। आज जो पूज्य गुरुदेव ने जो आज ये सेशन लिया है, वर्क लाइफ बैलेंस, वास्तव में महाराज जी जब ये हम लोग इसकी जो स्केड्यूल पढ़ रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन आज जब सभी लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर इसको अटेंड किया है, और महाराज जी नागपुर समाज को तो इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि सभी लोग बिजनेसमैन हैं और बिजनेस में रहने के बाद में वास्तव में वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल नहीं आता है। एक बार का जो जॉब में है वो तो थोड़ा सा बैलेंस बना के चलते हैं। और यहाँ पर जितने भी शिविरार्थी बैठे हैं और भारत से सभी विभिन्न नगरों से जितने भी यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर्स और डॉक्टर्स आए हैं, श्री दिगंबर जैन परमंदिर ट्रस्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। जितने भी शिविरार्थी हैं इस वर्कशॉप में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पूज्य गुरुदेव ने जो ये बात कही है, वास्तव में नागपुर शहर के इतिहास में आज ये पहली बार ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस और बाकी की जो सब्जेक्ट्स हैं वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सभी लोग इसे ज्वाइन करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। पूज्य गुरुदेव से बढ़ करके कोई मोटिवेशनल स्पीकर मेरे ख्याल से है नहीं। आप सभी भरपूर आनंद लें और भरपूर इन सबका व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। विपिन, हेलो।